पिछला लेक्चर आप लोगों ने क्या देख रखा था? अंड जनन के बारे में आपने कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज हमें जो है हम लोग क्या किए थे, यानी अंडाणु का निर्माण कर दिए थे। कर लिया था ना? ध्यान दो, बताया जा रहा है। आप लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले आपने देखा था कि गर्भाशय के अंदर क्या बन रहा था, छोटी छोटी पुटकाएं बन रही थी। और वही पुटकाएं आगे चलकर क्या हुआ, प्रथम अंडक बना। और प्रथम अंडक से क्या हुआ, वो आपको बताया गया था कि उस पर 3 अस्तरें चढ़ी। और 3 अस्तरों के बाद से उसमें क्या परिवर्तन आया, वह जो तीसरी अस्तर थी वह सिकुड़ कर क्या बन गई, थीका इंटरना का निर्माण किया। और वहां से फिर क्या हुआ, किस हार्मोन का स्राव हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का हुआ था। और फिर जो है ये भी बताया गया कि फिर उसमें क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद से वह LH आया। और LH आकर इसको क्या किया था, जो कार्पिक यानी उससे कार्पस ग्राफिक पुटका बना था। और ग्राफिक पुटका को तोड़ने का काम किसने किया था, LH ने किया था। और उससे क्या निकला था, द्वितीयक अंडक निकला था। और द्वितीयक अंडक जब निकला तो उसके साथ कार्पस ल्यूटियम अलग हुआ। कार्पस ल्यूटियम क्या था, जो टूटा हुआ भाग था, क्योंकि वही आगे चलकर क्या बना, कार्पस ल्यूटियम बना। और कार्पस ल्यूटियम के बाद आपने क्या देखा कि अब जो है जो द्वितीयक अंडक था वो कहाँ पहुंच गया था, तो मादा के गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में पहुंचा था। यहाँ आपने देखा था कि ये कोई मादा क्या था, गर्भाशय। और इसी मादा गर्भाशय में कौन पहुंचा था, कौन पहुंचा था, जो द्वितीयक अंडक। और ये द्वितीयक अंडक पहुंचकर क्या किया था, यहां पर आकर बैठा हुआ था। और इस अंडक में क्या क्या था, द्वितीयक अंडक में क्या क्या था, कौन कौन सी परतें थी, हाँ, जोना पेलोसिटा था और कोरोना रेडिएटा, ये यहाँ तक। अब ये शुक्राणु का वेट किया, अगर शुक्राणु से संपर्क हुआ तो वो किस में बदल गया, वो क्या हुआ, अपना अर्धसूत्री विभाजन करके और किस में बदल गया था, अंडाणु। ये मैंने अंडाणु का निर्माण करा दिया था। आज हमें मुख्य रूप से जानना था कि अगर मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे पहुंचा और पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या होता है, अगर इस दौरान एक और घटना होगी, मैं उस घटना को भी बता देता हूँ कि जब ये यहाँ पहुंचेगा उसी समय जो गर्भाशय के अंदर जो 2 अंडाशय हार्मोन्स थे, एक कौन था, प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा क्या था, एस्ट्रोजन। ये था ना, यानी प्रोजेस्टेरॉन और क्या था, एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है बेटा, एस्ट्रोजन क्या करता है, एक तरह से समझ जाओ कि मान लो कोई मकान बनाने वाला व्यक्ति है, जैसे एक तो मिस्त्री होते हैं जो मकान को बनाते हैं, और एक जिसका मकान बनता है वो क्या होता है, मालिक होता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको हम मालिक मान लेते हैं, और एस्ट्रोजन को क्या मान लेते हैं, मिस्त्री लेबर मान लेते हैं। ये मिस्त्री लेबर आता है और इस घरों में क्या करता है, एक ऐसे भित्ति का निर्माण करता है। और ये भित्ति जो है कुछ इस प्रकार की क्या होती है, बनकर तैयार हो जाती है। ये भित्ति कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाती है। अब ये भित्ति जब तैयार हो गई, इसको तैयार किसने किया, एस्ट्रोजन। किसने किया, एस्ट्रोजन। और इसका सुरक्षा और इसको देखभाल कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन।
अब जब ये यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि 2 दिन ये 48 घंटे तक वेट करेगा स्पर्म का, अगर स्पर्म वहाँ नहीं पहुँचता है तो ये क्या होगा, नष्ट होगा। तो जब नष्ट होगा तो देखना जो ये प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि एक और जो है इस पे एक श्लेष्मा का क्या कर देता है, अगर ये नहीं पहुंचा तो ये क्या होता है, ये नष्ट होता है। तो नष्ट होता है तो इसे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए इसको एक मार्ग चाहिए, और इस मार्ग में कौन है, ये जो दीवार तैयार होती है, इस दीवार का नाम होता है एंडोमेटेरियम। क्या नाम होता है, और ये एंडोमेटेरियम जो है ये पूरा फुल तैयार होता है। अब निकलने के लिए जो है अब क्या करना पड़ता है, एंडोमेटेरियम को टूटना पड़ता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन को अपने लेवल को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जब ये कम करता है तो इसमें से ये क्या होता है, टूटता है। क्या होता है, टूटता है। और ये टूटता है तो साथ में एक चीज ध्यान रखना, जो ये दीवार है ना, गर्भाशय की जो दीवार होती है, इस दीवार पर छोटी छोटी क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, जो इसको क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, वहां रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये क्या होंगे, जैसे टूटेंगे तो ये जगह खाली होगा, जब सिकुड़ेगा टूटेगा तो ये ब्लड इसके साथ क्या होता है, निकलना चालू हो जाता है, और ये ब्लड आके इसमें इस मार्ग में क्या हो जाता है, आ जाता है, और इसके रास्ते से क्या होता है, बाहर निकलता है। ये भी टूटता है, इसका भी अंश टूट के इसके साथ आता है, एंडोमेटेरियम का भी भाग टूट के आता है, जो श्लेष्मा है उसका भी भाग टूट के आता है। और ये प्रक्रिया लगभग जो है इसको पूरा खत्म होने में 3 दिन लगता है, किसी में 1 हफ्ते लग जाते हैं, किसी में 10 दिन भी लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, आर्तव चक्र। अब ये प्रक्रिया हुआ, फिर ये लगभग 4 से 5 दिन चलता है, उसके बाद से फिर ये इसका फिर निर्माण होता है। ये बराबर ये निर्माण, ये दीवारें निर्माण होती है, टूटती है, हर मंथ ये क्या होता है, चलता रहता है, इसलिए इसको मासिक चक्र भी कहा जाता है। क्योंकि हम अभी इसको मैं विधिवत पढ़ाऊंगा, मैं एक सिंपल से आपके नॉलेज के लिए इसको बताऊंगा। देखते हैं आर्तव चक्र क्या पढ़ना है, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र को बेटा कई नामों से जाना जाता है। इसे रोज धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इसे ऋतुस्राव के नाम से भी जाना जाता है, इसे माहवारी के नाम से। अब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, यानी पॉइंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे। तो पॉइंट के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो देखेंगे कि आर्तव चक्र होता किसमें है, यानी वो कौन से जीव हैं जिनमें आर्तव चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखो, जो स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी जीवों में क्या होता है, ये प्रक्रिया चलता है। अब स्तनधारी भी 2 प्रकार के होते हैं। स्तनधारी जीव क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमेट होते हैं और एक नॉन प्राइमेट होते हैं। तो जो प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट में देखो मनुष्य, कपी, बंदर आदि आ जाते हैं, जबकि इसमें जो है कुत्ता, बिल्ली और भी जो स्तनधारी जीव है वो आ जाते हैं। तो जो प्राइमेट वाले हैं, ये मनुष्य, बंदर, कपी, इनमें क्या होता है, आर्तव चक्र प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो पहला हमने क्या समझा कि आर्तव चक्र किसमें होता है। तो आर्तव चक्र जो है किसमें शुरू होता है, स्तनधारियों में होता है। अब हमें स्तनधारियों में हमने समझ लिया कि स्तनधारियों में किसमें, जो प्राइमेट होते हैं। तो प्राइमेट वाले को बता दिया कौन कौन आते हैं। अब हमें किसके, हम पढ़ क्या रहे हैं, मानव जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो मानव जनन तंत्र में हमको मनुष्य के बारे में पढ़ना है, तो हम किसको देखेंगे कि मनुष्य में जो है आर्तव चक्र कैसे होती है, प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो इसका हम देखेंगे कि मनुष्य में जो है आर्तव चक्र जो है कब शुरू होता है। तो मनुष्य में आर्तव चक्र जो है जब बच्ची क्या होती है, जब बालिका किस अवस्था में आती है, यौना अवस्था में आती है, यानी यौना प्रारंभ करती है। तो यौना प्रारंभ का समय माना गया है 12 से 14 वर्ष, या ऐसे तो हमारे हिसाब से 10 से क्या माना जाए, 13 माना जाए, उचित होगा। अब जब बच्चियां क्या होती हैं 10 से 13 वर्ष की उम्र में आती हैं, तो उनमें ये क्या होता है, आप लोगों को बताया गया था कि उनके अंदर जो है ये जो क्या है
हाइपोथैलेमस है, वहाँ से एक हार्मोन आरएन क्या था, JNRH था, वह क्या होता है, स्राव करता है, और वो आकर किसको प्रेरित करता है, पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि किसको प्रेरित करता है, किसको करता है, FSH और LH को क्या करता है, स्रावित करता है, और यहीं से ये प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो जो आर्तव चक्र है, अगर मादा में देखा जाए, मनुष्य मादा में देखा जाए, तो ये कब 10 से लेकर 13 वर्ष के वर्ष में क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम जो आर्तव स्राव होता है, या इसको रोज स्राव, रज्जो स्राव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रज्जो स्राव भी कहते हैं। जैसे जो सर्वप्रथम जो स्राव होता है उसको रज्जो स्राव के नाम से भी जाना जाता है, और इससे कहा क्या जाता है, जब पहली बार किसी में ये स्राव होता है या रज्जो स्राव होता है, तो उसे कहा जाता है रज्जो दर्शन। क्या कहा जाता है, रज्जो दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना, इसका नाम क्या रख दिया गया, रज्जो दर्शन। तीसरा जो है, अब हम आएंगे, तीसरा जो पॉइंट है कि आर्तव चक्र कितने दिनों का होता है, क्या देखेंगे, आर्तव चक्र जो होता है मादा में कितने दिनों का होता है। तो मादा में समान अगर देखा जाए तो इसका औसतन अगर दिन देखा जाए तो औसतन दिन जो होता है 28 से 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। लेकिन अगर रियल में लगभग देखा जाए तो 28 दिन का होता है। वोडाफोन का रिचार्ज कितने दिन का मंथ होता है, टेलीकॉम कंपनियों ने कितने दिन का कर दिया है, 28 दिन कर दिया ना। वो 28 दिन को एक माह मानते हैं ना, तो हम क्यों नहीं मान ले कि 28 दिन को क्या मान ले, एक माह मान लेंगे ना। अरे ऐसे तो 30 और 31 दिन का एक माह होता है, लेकिन जितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो कितना मान ली हैं। तो महिलाओं में जो क्या होता है, ये आर्तव चक्र का जो समय होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का। तो हम इसको कितना मान लेंगे, 1 मंथ मान लेंगे। तो 28 दिन को हम क्या मानेंगे, 1 मंथ मानेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है। यानी 1 मंथ का होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मासिक चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। जो आर्तव चक्र होता है बेटा, ये जो आर्तव चक्र होता है, आर्तव चक्र को नियंत्रित करने का काम कौन करता है। तो जब हम आर्तव चक्र को नियंत्रण को देखेंगे तो आर्तव चक्र को नियंत्रण करने का काम जो है हार्मोन्स करते हैं। कौन करते हैं, हार्मोन्स। और ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, 2 तरह के। एक तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एक किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और दूसरा अंडाशय से निकलता है। किससे निकलता है, अंडाशय से निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलता है, एक FSH निकलता है और दूसरा क्या निकलता है, LH निकलता है। दूसरा क्या निकलता है, LH निकलता है। और अंडाशय से कौन कौन से निकल रहे थे, तो एक प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था और दूसरा एस्ट्रोजन। तो अगर देखा जाए तो ये 4 हार्मोन्स हैं, FSH, LH और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये चारों आपस में मिलकर सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, आर्तव चक्र को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। 4 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया बेटा जी। अब हम देखते हैं जो आर्तव चक्र होता है वो 28 दिन का होता है ना। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तो इस 28 दिन में वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसकी। जो आर्तव चक्र होता है, आर्तव चक्र में बताया जा रहा है कि कितने दिन का होता है, 28 दिन। तो वो कितने अवस्थाओं से गुजरता है, तो ये लगभग 4 अवस्थाओं से गुजरता है। कितने अवस्थाओं से गुजरता है, 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहले अवस्था को कहा जाता है, देख लेना जो ये 28 दिन को है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहले अवस्था को कहा जाता है रज्जो स्राव अवस्था, और
दूसरे को कहा जाता है पुटिका अवस्था या पुटक अवस्था या निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। और इसके बाद से तीसरा है अंडो उत्सर्ग अवस्था यानी ओवुलेटरी फेज। और लास्ट है पीत पिंड अवस्था या स्रावी अवस्था, इसको लेटल फेज कहा जाता है। आप लोगों ने देखा था ना, रज्जुस्राव तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपने पुटिका अवस्था पढ़ा है। पुटिका अवस्थाएं कब हो रही थी, यानी गर्भाशय के अंदर छोटी छोटी पुटकाएं बन रही थी कि नहीं बन रही थी, और वही पुटकाएं क्या कर रही थी, वही पुटकाएं जो है किसमें बाद में जाकर प्रथम अंडक के रूप में बदली। अब प्रथम अंडक से किसमें बदली, ये ग्राफियन पुटका में बदली। और ग्राफियन पुटका से क्या हुआ, ग्राफियन पुटका टूटा तो क्या बना, द्वितीय अंडक बना। और क्या बना, कार्पस ल्यूटियम बना। यही आप लोगों ने देखा ना। तो ये वाला जो अवस्था होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है उसके बाद से जब वह टूटता है, कौन, ग्राफियन पुटका, तो उसमें से क्या निकलता है, द्वितीय अंडक निकलता है कि नहीं। तो अंडे को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडो उत्सर्जन कहलाता है। और इसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, कार्पस ल्यूटियम जो बनता है तो जो उसका टूटा हुआ भाग होता है उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, किस रंग के होते हैं, पीले रंग का। तो उसी से उसको पीत पिंड अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये चारों अवस्थाओं को आपने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब इन चारों अवस्थाओं का जो है हम देखेंगे समय कितने कितने दिनों का होता है। ये तो चार अवस्थाएं हैं, अब चारों अवस्थाओं का समय कितना कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी ये चारों अवस्थाएं कितने कितने दिन की होती है। तो अगर हम मान लेते हैं, इसको एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने क्या किया है, ग्राफ बनाया है। ये एक दिन से लेकर कहां तक बनाया गया है, 28 दिन। इसमें एक से जो पांचवा दिन होता है, 1 से 5 दिन को कहा जाता है रज्जोस्राव अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहले से लेकर यानी एक दिन से लेकर और 5वें दिन को क्या किस अवस्था में रखा गया है, रज्जोस्राव अवस्था में रखा गया है। और इसमें से एक दो को छोड़कर जो तीसरा, चौथा और 5वां दिन है, इसी दिन जो है क्या होता है, ब्लीडिंग प्रक्रिया चलती रहती है। और जो मादा होती है उसमें ब्लीडिंग कब होता है, इसी तीसरे, चौथे और 5वें दिन होती है। अब चूंकि इसका समय बदल सकता है, सुनो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसके समय में परिवर्तन हो सकता है। ये 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 6 दिन का भी हो सकता है, 8 दिन का भी हो सकता है। एक एक महिलाओं में प्रॉब्लम की वजह से 15 दिन का भी हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसका वास्तविक टाइम क्या माना गया है, 3 से 5 दिन। इसके बाद से 6 से लेकर और 13 के जो समय है, 6 से लेकर 13 दिन, 13वें दिन तक जो अवस्था होती है वो क्या होती है, पुटक अवस्था होती है। क्या होती है, पुटक। यानी इस समय जैसे क्या हुआ कि ब्लीडिंग रुक जाता है, तो ब्लीडिंग रुकने के बाद से क्या होता है, फिर जो है मादा के गर्भाशय में, गर्भाशय कह रहे हैं उसमें अंडाशय में क्या बनने लगता है, छोटी छोटी पुटकाएं बनने लगती हैं। और कब से, 5वें दिन के बाद से 6वें दिन से बनना चालू होती है। और कब तक बनती है, 13 दिन तक बनती है। कब तक बनती है, 13 दिन। तो 5 से और 13 के बीच में कितने दिन हो रहे हैं, 8 दिन हो रहे हैं ना। तो 8 दिन में क्या बनता है, पुटक बनता है। क्या बनता है, और उसमें बहुत सारे पुटक बनते हैं। और जब बहुत सारे पुटक बनते हैं उसमें से कोई जो ये FSH है उसमें से क्या करता है, किसी एक को लेता है। और एक को लेकर वो क्या करता है, जब एक को लेता है तो उस पे ध्यान देना, उस पे क्या करता है, यहाँ थोड़ा सा मिटा दें, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। यहाँ ध्यान देना, साथ साथ समझते चलना। ये आप लोग पढ़ लिए हो, बहुत इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मन से नहीं पढ़ते हो, घर पे जो है विशेष ध्यान नहीं देते हो। अब क्या होता है, अब छोटी छोटी पुटकाएं निकली,
अब इन छोटी छोटी पुटकों को वो क्या करता है, उसमें से किसी एक को लेता है, बाकी पुटक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बाकी पुटक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक को लेकर वो विकास करता है। तो मान लिया गया ये कोई पुटक है, इसको उसने क्या किया है, लिया है। अब इसके ऊपर किसकी एक परत होती है, जोना पेलुसिडा का होता है, ये ले लिया। और एक ये हो गया ना। और इसके ऊपर किसकी परत चढ़ाती है, किसकी चढ़ाई, ये कौन से पुटका होती है, कौन से होते हैं कोशिका, पीठिका कोशिका होते हैं, पुटिका नहीं होते हैं। कौन से होते हैं, पीठिका। और फिर यहां से आगे इस नाही पे नहीं मानता है, फिर क्या करता है, दूसरे को चढ़ाता है, फिर ये दूसरा बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, यहाँ पे दूसरा बनाता है, और दूसरे के बाद से क्या करता है, इस पे कितने को चढ़ा देता है, पीठिका कोशिका की संख्या कितनी बढ़ा देता है, ये 2 बढ़ा देगा ना। ये 2 इस पे बढ़ा दिया, और इसके बाद से क्या किया, यहीं पे नहीं, ये क्या कराता है, तीसरे में जाता है। किसमें जाता है, तीसरे में जाता है। और ये तीसरे में गया, फिर यहाँ से ये तीसरे में चला जाता है, और तीसरे में जाकर ये क्या करता है, इस तरह का एक और बनाता है। और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको क्या करता है, एफएसएच, उसको धीरे से उस भाग को क्या कर देता है, उसको जो है सिकुड़ा देता है। लास्ट वाले भाग को क्या कर देता है, सिकुड़ा देता है। और सिकुड़ाने से वो क्या बनता है, थीका इंटरना का निर्माण करता है। और वह थीका इंटरना किसको, किस हार्मोन को स्राव करता है, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ तक आपने समझ लिया था ना। यहाँ पे एक छोटा सा क्या बन जाता है, ऐसे आप लोग बताया गया था, एक खाली स्थान बन जाता है। और ये वाला जो परत होती है, ये परत कैसे हो जाती है, कुछ इस प्रकार की हो जाती है। कैसे हो जाती है, इस प्रकार से बन जाती है। और इस भाग को क्या कहता है, थीका इंटरना। और थीका इंटरना के ऊपर क्या होता है, एक और कोशिका का आवरण आगे चढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्ना कहते हैं। ठीक है ना। और उससे क्या बनता है, ग्राफियन पुटका बनता है। और ग्राफियन पुटका बनने के बाद से क्या होता है, उस पे जो है LH आता है, और LH आकर उसको क्या कर देता है, तोड़ता है। तो क्या निकलता है, द्वितीयक अंडक निकलता है। और द्वितीयक अंडक निकलता है तो उस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, अंडो उत्सर्जन कहा जाता है। और जो टूटा हुआ भाग होता है उसको क्या कहता है, ल्यूटियम कार्पस कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका काम है। ये कितने दिन के अंदर करता है, 8 दिन के अंदर करता है। जो 14वां दिन होता है बेटा, 14वें दिन जो है, 14वें दिन इसमें से अंडक निकल के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो 14वें दिन जब ये बाहर निकलेगा तो अंडक कैसे होता है, कुछ इस तरह क्या कहते होते हैं ना अंडक की। इसमें जोना पेलुसिडा होता है। और क्या होता है, जब ये बाहर निकलता है तो आप लोगों को बताया गया था कि इसके ऊपर जो है छोटी छोटी क्या निकलती हैं, चिपक के कोशिका निकल के बाहर आ जाती है। ये बताया गया था ना, ऐसे निकल के बाहर आती है कि नहीं। और इनका नाम क्या दिया गया था, कोरोना रेडिएटर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, कोरोना रेडिएटर दिया गया था। अब ये यहाँ पे जब इस तरह से हो गया तो ये कहाँ चला आता है, गर्भाशय से निकलकर ये ओवरी से निकल के कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और यहीं पर आकर किसका वेट करता है, ये कब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 13वें दिन तक ये ऐसे बनकर तैयार हो गया। और किस दिन आता है, 14वें दिन। किस दिन आता है, 14वें दिन। ये यानी आप जो ये देख रहे हो ना, ये जो अंडोत्सर्ग है, ये कितने दिन का होता है, मात्र एक ही दिन, 14वें दिन अंडों का क्या हो जाता है, उत्सर्ग हो जाता है। यानी ये अंडा इसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। जब यहाँ निकल गया यहाँ पे, तो निकलने के बाद से अब ये कहाँ जाकर, जो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग है, कौन सा, टुंबिका क्षेत्र,
उस टुंबिका क्षेत्र में जाकर किसका वेट करता है? शुक्राणु का वेट करता है। और यहाँ पर जो है ये वेट जो है लगभग 48 घंटा करता है। कितना करता है? 48 घंटा करता है। अगर 48 घंटा के बीच स्पर्म पहुंचा तब क्या होगा? इसका निषेचन होगा। तो देखो किसी अगर मान लो कोई नए दंपति हैं, उन्हें संतान की जरूरत है, अगर वो चाहते हैं कि उनको एक संतान पैदा हो तो उनके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? 14, 15 और 16वां दिन। ये सबसे क्या होता है? बेस्ट टाइम होता है। इसमें जो है अंडाणु का निषेचन होने की क्या होती है? संभावना ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो ये कितने दिन का होता है? अंडोत्सर्ग कितने दिन का होता है? 1 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? और 15 से लेकर 28 दिन का जो समय होता है, यानी इसका समय 1 दिन है, ये कितने दिन का होता है? अब 15 से 28 के बीच की समय गिन लो, कितना दिन बच गया? 15 से 28 में कितना हो गया? 13 दिन का होता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? पीत पिंड अवस्था कहते हैं। ठीक है ना? और इस समय पीत पिंड अवस्था में क्या होती है? यही जो एंडोमेटेरियम वगैरह का जो है इसका निर्माण होना चालू हो जाता है। और फिर पुनः जब क्या होता है? जब फिर जो है 28 दिन पूरा हो जाता है तो फिर कौन सी प्रक्रिया आ जाती है? रज्जोस्राव अवस्था हो जाती है। तो ये प्रक्रिया एक बार प्रारंभ होती है, एक मादा में जब एक बार प्रारंभ होती है तो ये लगातार कब तक चलती रहती है? 45 वर्ष के उम्र तक चलती रहती है। ठीक ना? और फिर क्या होती है? 45 वर्ष के उम्र के बाद से ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अब एक चीज आप लोगों को बताना था, सवाल कई बार आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक बात बताइए, ये आर्तव चक्र क्यों होता है? क्यों बार ये जो है एक महिलाओं को हर माह में एक तकलीफ होती है, उसे बहुत झेलना पड़ता है, आखिर होता क्यों? तो देखो, अगर आर्तव, पहले तो हम जाने ये आर्तव चक्र है क्या। तो आर्तव चक्र एक लैंगिक चक्र होता है। क्या होता है? लैंगिक चक्र होता है। और पहली बात कि ये लैंगिक चक्र क्योंकि मादा में होता है, और ये आर्तव चक्र नहीं होगा तो अपने जैसे संतान पैदा नहीं होगा। फिर जो है इंसान का अस्तित्व ही दुनिया से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब समझना है कि भाई और जानवरों में तो ऐसा होता नहीं है, केवल जो कौन थे? प्राइमेट थे, प्राइमेट वालों में हो रहा है। तो देखो, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? आर्तव चक्र नहीं होगा तो पुटिका अवस्था, जो पुटिका अवस्था है उसमें प्रथम अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। और जब प्रथम अंडक का निर्माण नहीं होगा तो ग्राफियन पुटिका नहीं बनेगा। और जब ग्राफियन पुटिका नहीं बनेगा तो द्वितीयक अंडक नहीं निकलेगा। और या पहले जब वो ग्राफियन पुटिका नहीं बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव नहीं होगा। और फिर हाँ क्या था? प्रोजेस्टेरॉन। और जब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? कार्पस ल्यूटियम नहीं बना तब क्या होगा? एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। और जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो वो द्वितीयक अंडक में क्या? द्वितीयक अंडक में नहीं बदलेगा। और जब द्वितीयक अंडक नहीं बनेगा तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो अपने जैसे संतान पैदा नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरी है? इस प्रक्रिया को हर माह होना क्या है? जरूरी है। अब देखो, अब हमने ये देख लिया कि ये अवस्थाएं कितने दिनों की होती हैं और कौन कौन से दिन क्या क्या होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे इसमें इन अवस्थाओं में होता क्या है। जो ये 4 अवस्थाएं हैं, इन चारों अवस्थाओं में क्या होता है। सबसे पहला हम देखते हैं रज्जोस्राव अवस्था। क्या है? पहला क्या है? रज्जोस्राव अवस्था है ना। तो हम क्या देखेंगे?
रज्जुस्राव अवस्था। क्या होता है रज्जुस्राव अवस्था? देखो इस अवस्था में क्या होता है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में ये देख रहे हो जो ये द्वितीयक अंडक था, ये यहाँ आकर किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है। तो जब स्पर्म का ये वेट करेगा, तो स्पर्म के वेट करने से पहले, यानी जब ये जो समय है ना, ये वाला जो समय होता है, इसी समय जब ये क्या होता है कि एक मादा के शरीर में या बालिका के शरीर में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एक इसको जो है, इसके ऊपर जो है एक, यानी जो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसके ऊपर एंडोमेटेरियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंडोमेटेरियम का निर्माण करता है। और प्रोजेस्टेरॉन इसका रख रखाव करता है। यानी अभी मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन इस दीवार का क्या है? मालिक है, और ये क्या है? मिस्त्री है। ये अपना निर्माण करके चला गया। अब इसका रख रखाव कौन करता है? देखभाल कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। प्रोजेस्टेरॉन इसके ऊपर क्या करता है? एक जो है श्लेष्मा का निर्माण कर देता है। और इस दीवार के अंदर छोटी छोटी क्या बताया गया कि छोटी छोटी क्या होती हैं? जो रक्त नलिकाएं होती हैं, जिससे रक्त निकलता है। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर ये आकर 48 घंटा वेट करेगा, यानी 14वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में क्या करेगा? अंडाणु का निर्माण करेगा। अब एक चीज देखो, एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को बताना छोड़ दिया कि जैसे अभी मैंने बताया था कि ये मान लो कि ये 14 दिन का होता है। कभी भी अंडो उत्सर्ग जब भी होगा, ये किस डेट में होगा? 14वें, यानी 14वें दिन ही होगा। अब चूंकि ये पूर्वावस्था बदल सकती है, इसकी समय बदल सकती है, इसकी समय बदल सकती है, इसकी समय में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन इसमें चेंजिंग कभी नहीं आती है। इसका निश्चित समय है, वो क्या है? 14। जैसे ये मान लो रज्जुस्राव, रज्जुस्राव में ब्लीडिंग वाली जो प्रक्रिया होती है, किसी मादा के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लीडिंग 3 दिन में भी खत्म हो सकता है, 5 दिन में भी खत्म हो सकता है, 10 दिन में भी खत्म हो सकता है, महीनों लग सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो महीनों लग सकते हैं। गुटका का निर्माण जो है 8 दिन में भी हो सकता है। किसी महिला को मान लो कि उसके अंदर या तो शारीरिक रूप से कमजोर है, तो 3 महीना उसका क्या होगा? आर्तव चक्र रुक जाएगा। या उसको कोई बीमारी है, या हार्मोन्स का सही से स्राव नहीं हो रहा है, तो ये 3 महीना तक गुटका बनने में लग जाएगा। और इसको मात्र जब भी बनेगा तो कब? 14 दिन। क्यों 14? अब कैसे बनेगा? पहले इसको बताया था। पहले इस बात को सुनिए। जैसे मान लो अगर किसी महिला में 50 दिन का क्या है? आर्तव चक्र चला, यानी ये समय क्या हुआ? ज्यादा ले लिया। या इसको बनने में क्या हुआ? ज्यादा ले लिया। तो अंडो उत्सर्ग कब हुआ होगा? तो अंडो उत्सर्ग को आप देखोगे तो इस 50 में से क्या कर दोगे? 14वां दिन घटा दो, तो किस दिन हो जाएगा? 36वें दिन। यानी अंडो उत्सर्ग का समय क्या होगा? 36वें। अब किसी महिला में अगर मान लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई मादा है और उसके आर्तव चक्र की प्रक्रिया का समय कितना लग गया? 100 दिन का, तो अंडो उत्सर्ग कब होगा? अंडो उत्सर्ग कब होगा? तो 100 में से 14 घटा तो 86वें दिन होगा। ऐसा होगा ना? यानी ये ठीक किस दिन पे होगा? यानी जब ये बंद होगा, और बंद होने के बाद से अब इसमें जो है ये प्रक्रिया कितना दिन चला, या प्रक्रिया निर्माण कब तक चला? लेकिन इसका 14वां दिन कौन सा होगा? इसका 86वां दिन। क्या होगा? 86। ये अंडो उत्सर्ग होगा। तो अंडो उत्सर्ग का कभी अगर डेट पूछ देता है निकालने के लिए, तो जितना दिन दिया होगा उसमें से आप क्या करोगे? 14 दिन घटा दो। ठीक है ना? हम आते हैं इस अवस्था को समझते हैं। ये कौन सी अवस्था है बेटा? तो मैं यहाँ बता रहा था, ये सब बना के तैयार है
अब ये बन के जब तैयार हो गया तो अब क्या होगा, वह स्पर्म का 48 घंटा वेट करेगा, और जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, नष्ट होना चालू होगा। तो नष्ट होगा, तो इसमें सबसे पहले यही बताया गया, ये एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। इसको बनाया किसने, एस्ट्रोजन ने, और इसको सुरक्षित यानी बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। अब भाई इसको ये क्या होगा, नष्ट होगा, तो इससे बाहर आने के लिए रास्ता चाहिए। तो जब बाहर आने के लिए रास्ता चाहिए तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन को जो इसको बनाए रखा है, अब इसे मायूस होना पड़ेगा, अपने स्तर अपने लेवल को क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा। और जैसे ही कम करेगा तो ये वाला भाग क्या होगा, टूटना चालू करेगा। जब टूटना चालू करेगा तो इसके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं हैं, ये मान लो कि पहले इसको सिकुड़ाएगा, सिकुड़ा के क्या करेगा, तोड़ेगा, तो टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, रक्त निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जब रक्त निकलेगा और ये भी टूटेगा, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, श्लेष्मिका, ये सारी चीजें टूट के क्या होंगी, इसके रास्ते से होते हुए, गर्भाशय के रास्ते से होते हुए और योनि के रास्ते क्या होगा, बाहर निकलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है ना। ये प्रक्रिया कब तक चल सकती है, 3 दिन भी चल सकती है, 5 दिन भी चल सकती है, और 1 हफ्ते भी चल सकती है। तो बात समझ में आई कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, रज्जुस्राव अवस्था में क्या होता है, इसमें क्या बताया गया कि ये, और एंडोमेट्रियम बनता किस लिए है, आपको पता है, मैंने क्यों बता दिया एंडोमेट्रियम का निर्माण क्यों हुआ। एंडोमेट्रियम का निर्माण इसलिए हुआ कि जब ये निषेचित होगा, जब भ्रूण बनेगा तो इस एंडोमेट्रियम के दीवार से क्या होता है, चिपकता है, और जब नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम को क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, और जब टूटेगा तो यही क्या करेगा, इसके साथ सारी चीजों को लेकर बाहर निकलेगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब इसमें से कौन सा अंडक बाहर निकला था बेटा, ये कौन सा अंडक था, हाँ, ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब देखते हैं, यानी अब रज्जुस्राव क्यों हो रही है, अगर कोई पूछ दिया कि रज्जुस्राव क्यों हो रही है, तो सीधी सी बात बताना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट रही है। एंडोमेट्रियम क्यों टूट रही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये स्तर क्यों हो रहा है, क्यों कम होता है, क्योंकि LH अपना स्तर क्या कर लेता है, घटा लेता है, इसीलिए ये क्या होता है, ये प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा आते हैं पुटक अवस्था। पुटक अवस्था को अभी मैंने बताया, पुटक अवस्था में क्या मैंने बताया, जो ये दूसरा अवस्था कौन सा है, पुटक अवस्था। इधर देखो, पुटक अवस्था में क्या होता है, तो बताया गया कि जो ये जैसे ही क्या रज्जुस्राव अवस्था खत्म होती है तो ओवरी के अंदर, यानी किसी एक, भाई महिलाओं में 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मान लो कि पिछले माह में अगर लेफ्ट वाले में अंडोत्सर्ग हुआ था तो इस बार किसमें होगा, राइट वाले में होगा। तो अब क्या होगा, जिसमें ये एक में बंद हुआ तो दूसरे वाले में क्या होना चालू हो जाएगा, पुटक, छोटे छोटे पुटकों का निर्माण होगा। अब वही पुटक आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे, प्राथमिक अंडक का निर्माण करेंगे। किसमें निर्माण करेंगे, प्राथमिक अंडक का निर्माण करेंगे। ये आप लोग सब पढ़ लिए, प्राथमिक अंड का निर्माण कर लिए। अब प्राथमिक अंड कब बनता है, कि जब उसमें क्या होता है, एक चीज देखना, यहाँ प्राथमिक अंड में क्या होगा कि ये क्या है, इसमें किसका लेयर होता है, जोना पेलुसिडा का, और उसके ऊपर किसका होता है, इसके ऊपर किसकी परत होती है, पीठिका कोशिका होता है। ये एक स्तर इसको कौन बनाने का काम करता है, नहीं, इसको कौन ये परत को ऊपर चढ़ाने का और इसको निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा हार्मोन,
FSH है। अरे वही ना सजा रहा था दुल्हन की तरह से। और फिर ये क्या करेगा, दूसरे वाले को निर्माण करेगा, तो इसका नाम क्या होगा, ये प्राथमिक अंडक, ये इसको क्या कहेगा, प्राथमिक पुटिका कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक पुटिका। और ये क्या बनेगा, द्वितीय पुटिका। उसके बाद से क्या होगा, तृतीय पुटिका। और तृतीय पुटिका में आपको बताया गया था कि यही तृतीय पुटिका आगे चलकर, यानी इसमें खाली स्थान होता है, इसको भी मैंने बता दिया है। अब इसमें जो है ये तृतीय पुटिका में क्या होगा, इसमें तृतीय पुटिका में क्या होगी, जो ये स्तर है ये क्या होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। किसके वजह से, किस हार्मोन के कारण, हाँ FSH। तो जब ये सिकुड़ जाएगी तो सिकुड़ने से ये कौन, इस परत का नाम क्या हो जाएगा, इस परत का नाम क्या होगा, फीका इंटरना। क्या होगा, फीका इंटरना कहा जाएगा। हाँ फीका है, फीका इंटरना। और इसके ऊपर क्या बताया गया था, एक और कोशिकाओं का क्या होता है, आवरण आ जाता है, उसको क्या कहता है, एक्सटर्नल। अब ये क्या करता है थीका इंटरना बेटा, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव। भाई अंडाशय तो ये, और फिर जब ये निर्माण कर लेता है तो ये जो एक नया क्या संरचना बनती है, तो इसका क्या नाम होता है, ग्राफियन पुटिका। और ग्राफियन पुटिका जो है जब आगे जब ग्राफियन पुटिका को LH आता है, और LH आकर क्या करता है, तोड़ देता है। तो तोड़ता है तो इससे क्या बनता है, द्वितीयक अंडक बनता है। क्या बनता है, और यही द्वितीयक अंडक क्या होता है कि अंडाशय से निकलता है, अब तक तीसरे वाले भाग किसमें चला जाता है, अंडोत्सर्ग। अब ये यानी यहाँ पर 8 दिनों में ये प्रक्रिया कहाँ, द्वितीयक अंडक तक चला गया। अब ये द्वितीयक अंडक निकला और वहां से निकलकर कहाँ पहुंचा, किसमें पहुंचा, आप यानी सीधे फिलिपियन ट्यूब में पहुंचा। और उस फिलिपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में, टुम्बिका क्षेत्र में पहुंचा। और वहां जाकर किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है। अब स्पर्म यानी ये निकला तो ये किस दिन निकला, 14वें दिन निकला। कब निकला, 14वें दिन। और 14वें दिन निकलकर ये 48 घंटे तक किसका वेट करेगा, तो ये अंडो उत्सर्ग का दिन एक ही होता है। एक ही दिन में अंडा क्या होता है, अंड क्या हो जाता है, उत्सर्ग हो जाता है। और जब ये ग्राफियन पुटिका जब टूटती है तो जो अंड बाहर निकलता है, जो द्वितीयक अंडक क्या होता है, बाहर निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। अब अंडो उत्सर्ग हो गया, इसमें आ गया, और जो उसका शेष भाग बच जाता है उसको क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पीले पीले छोटे छोटे क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। और उसी कण के आधार पर इसका क्या नाम पड़ा है, कार्पस ल्यूटियम पड़ा है। और कार्पस ल्यूटियम का दूसरा नाम जो है पित्तपिंड अवस्था भी कहा जाता है, पित्तपिंड भी कहा जाता है। उसे क्या कहता है, पित्तपिंड भी कहा जाता है। तो हमने इस अवस्था को देख लिया, इस अवस्था को देख लिया, इस अवस्था को देख लिया। और जब ये इसमें अगर मान लो यहाँ अगर अंडा क्या हो गया, यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, गुण बनेगा। गुण आकर इसमें चिपक जाएगा। अगर नहीं बनता तो फिर पुनः जो है ये पित्तपिंड यानी यहाँ पर क्या होगा, ये पित्तपिंड अवस्था फिर स्टार्ट होगी। और फिर ये 28वें दिन के बाद से क्या होगा, फिर इस अवस्था में आ जाएगा। और ये प्रक्रिया महिलाओं में कब तक चलेगी, 45 वर्ष के उम्र तक चलेगी। और 45 वर्ष के बाद ये क्या हो जाती है, उनमें समाप्त हो जाती है। तो समाप्त होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रज्जो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रज्जो निवृत्ति कहते हैं। यानी मान लो जो 45 साल की औरतें हो गई हैं, उनमें आर्तो चक्र क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो इसको एक और शार्ट टाइप से जो आपकी किताब में दे रखा है
उसको हम बता देंगे। यानी इसको आपने जो अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को समझ लिया हो ना। चलो ठीक है, यहाँ इसको बंद कर।